हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। मैं सोनी और आप मिल रहे हैं इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आप लोगों को मिलेगा हर एग्जाम के इंग्लिश के पेपर का डिटेल्ड सोल्यूशन। और उसके साथ ही हम लोग करेंगे हर एग्जाम को पार करने के लिए बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत होती है मेहनत की, बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की, वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कर सके, आप अपने आप को और इम्प्रूव कर सके, एनहांस कर सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस का सेशन। आज का सेशन गाइस एसएससी मेंस के लिए जो आज हमारे कॉमन एरर का सेशन है वो है कॉमन एरर कितने आप जल्दी से कर पाते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्विकली आप लोगों को क्या करना है, आपको यहाँ पे आंसर्स देते जाना है क्विकली। अगर कोई भी कंसेप्ट आपको नया लगे, डिफरेंट लगे, तो उसको ज़रूर से नोट करिएगा। और अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे राहुल वॉज इन नीड ऑफ मनी एंड सोल्ड आउट हिज गोल्ड मेडल फॉर 100 रुपीज टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। राहुल के लिए आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, कोई प्रॉब्लम नहीं। राहुल था इन नीड, आवश्यकता में था, राहुल को जरूरत थी किसकी, ऑफ मनी, राहुल को पैसे की जरूरत थी, यानी पैसों की जरूरत में राहुल था। एंड सोल्ड आउट, और उसने क्या कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया, बेच दिया क्या, हिज गोल्ड मेडल, अपना गोल्ड मेडल उसने बेच दिया किसके लिए, फॉर 100 रुपीज, जस्ट फॉर द सेक ऑफ 100 रुपीज उसने बेच दिया। या 100 रुपीज में उसने अपना गोल्ड मेडल बेच दिया टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स में से, अपने दोस्तों में से एक को उसने अपना गोल्ड मेडल 100 रुपीज में बेच दिया, बिकॉज ही वॉज इन नीड ऑफ मनी, पैसों की जरूरत थी। अब पैसों की जरूरत थी, उसने इसको बेच दिया। सेंटेंस हमें समझ में आ गया, सेंस हमें समझ में आ गया, लेकिन जो ग्रामर एरर है वो एज इट इज है। देखिए गाइस, यहाँ पे एक्टिव सेंटेंस है, राहुल को जरूरत थी, राहुल ने पैसों की जरूरत में था, इसलिए उसने क्या करा, ही सोल्ड, उसने बेच दिया क्या, उसने बेच दिया अपना गोल्ड मेडल। ही सोल्ड व्हाट, अपना गोल्ड मेडल, उसने बेच दिया अपना गोल्ड मेडल। और यहाँ पे जब टीवी है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब सीधे सीधे अपने साथ क्या ले लेता है, ऑब्जेक्ट ले लेता है। दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब के साथ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो व्हाई दिस आउट इज देयर, आउट क्या है, प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है ये कैसे डला हुआ है, एक्स्ट्रा डला हुआ है, जिसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ ये हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हमारा सी सेक्शन है, जहां पे सोल्ड आउट है, इस सोल्ड की जगह सिर्फ सोल्ड आएगा और ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन 2, द बॉय स्टूड बाय मी पार्टिंग फॉर ब्रीथ, पार्टिंग फॉर ब्रीथ, द बॉय स्टूड बाय मी, बॉय हु वॉज स्टैंडिंग बाय मी या हु वाज स्टूड बाय मी का मतलब जो मेरे पास में खड़ा था, थर्ड फॉर्म है, हु वाज स्टैंडिंग बाय मी या हु स्टूड बाय मी। तो हु हटा दिया, WH हटा दिया, तो अब आप इसको क्लॉज नहीं फ्रेज बना दिया। द बॉय हु स्टूड बाय मी, जो मेरे पास में खड़ा था, पैंटिंग फॉर ब्रीथ, थक रहा था, मतलब ब्रीथ के लिए परेशान हो रहा था। तो यहाँ पे आईएनजी है, आईएनजी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो बॉय मेरे पास खड़ा था पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगा दो तो ठीक हो जाएगा। बी प्लस आईएनजी का आता ही है, बिना इज एम आर वॉज वर के आईएनजी नहीं आता, तो ये गलत हो गया। अगर हम इसको चाहें तो हम इसको थर्ड फॉर्म कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना, सेकेंड फॉर्म अकेला लगाने के लिए, पैंटेड फॉर ब्रीथ, ये भी हो सकता है, या फिर द बॉय स्टूड बाय मी वॉज पैंटिंग फॉर ब्रीथ, दोनों हो सकता है। तो दोनों कंडीशन में सी इसका राइट आंसर होगा। गाइज देखो, क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल नए हैं, कहीं कहीं ऐसा हो सकता है लैंग्वेज में फर्क हो, यानी लैंग्वेज थोड़ा सा टफ लगे, तो लैंग्वेज जब भी टफ आता है तो हमें उसको ग्रामर का स्ट्रक्चर पढ़ते हुए देखना है कि ये हमारा सेंटेंस जो है, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब है, तो स्टूड बाय मी जो कि मेरे पास खड़ा था, फिर से एक वर्ब आ रहा है, तो या तो ये इसका वर्ब है या फिर इसका सब्जेक्ट, तो दोनों का सब्जेक्ट क्योंकि एक है तो इसको, ये इसका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। बॉय जो कि मेरे पास खड़ा था, परेशान हो रहा था, तो वॉज पैंटिंग कर देंगे, सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं, इट मस्ट बी सैड, ऐसा कहा जा सकता है, टू हिज क्रेडिट दैट ही स्टूड टुवर्ड्स हिज फ्रेंड थ्रू थिक एंड थिन, खड़े होना किसी के साथ थिक एंड थिन में, इसका मतलब क्या होता है, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है हर परेशानी में, थिक
यानी कि अच्छी स्थिति, थिन यानी खराब स्थिति, खराब और अच्छी स्थिति में साथ खड़े होना। फ्रेंड्स जो होते हैं दे स्टैंड विद यू, ठीक है। स्टूड टूवर्ड्स की जगह क्या आना चाहिए, टूवर्ड्स यानी के तरफ, और विद होगा तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा। स्टूड विद मी या स्टूड विद हिज फ्रेंड थ्रू थिक एंड थिन, इसमें चेंज नहीं करेंगे। थिक एंड थिन मतलब चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो वो हमेशा उसके साथ खड़ा था, तो विद आएगा यहाँ पे साथ रहने के लिए। Question number next. There are several ways of investing money prudently. Prudently यानी क्या होता है, wisely, intelligent तरीके से। बहुत सारे तरीके हैं intelligent तरीके से अपने पैसे को invest करने के, and making substantial profit, और बनाना क्या, important profit, अच्छा वाला profit बनाना from the investments। पढ़ लिया, थोड़ा सा टफ हो सकता है लैंग्वेज, दोबारा से पढ़ते हैं। देयर आर सेवरल, देयर क्या होता है, अनइम्पॉर्टेंट या फिर हम कहें अनरियल सब्जेक्ट होता है, रियल सब्जेक्ट अंदर है, बात किसकी हो रही है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ इन्वेस्टिंग मनी, मनी को इन्वेस्ट करने के सेवरल वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं कैसे इन्वेस्ट करने के, प्रूडेंटली, वाइजली, इंटेलिजेंटली, बुद्धिमानी तरीके से, बहुत सारी तरीके हैं। एंड मेकिंग सब्सटेंशियल प्रॉफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, और बनाने के क्या, सब्सटेंशियल प्रॉफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। अब देयर हमारा यहाँ पे ओनली सब्जेक्ट है, देयर आर सेवरल वेज, बहुत सारे तरीके ऑफ इन्वेस्टिंग मनी, एंड किसके लिए आया है, कंजंक्शन है, तो यहाँ पे रिपीट क्यों नहीं हो रहा है कुछ भी, क्या रिपीट हो रहा था, देयर आर सेवरल वेज ऑफ इन्वेस्टिंग मनीज एंड मेकिंग सब्सटेंशियल प्रॉफिट। तो ये जो है यहाँ पे पहला लाइन ये पूरा रिपीट होता, इसलिए एंड के पहले वाला ऑफ तक यहाँ पे नहीं आया है। ऑफ के बाद आईएनजी, तो यहाँ पे भी आईएनजी है, फिर उसके बाद नाउन है तो इसमें भी नाउन है, उसके बाद इसमें कुछ नहीं है तो इसमें कॉमन दे रखा, फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में से, तो प्रॉफिट बनाना है किसमें से, इन्वेस्टमेंट में से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम यहाँ पे सही है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, अपने साथ नाउन लेगा तो नाउन है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, आर्टिकल नाउन के लिए आ रहा है, एवरीथिंग इज ओके। तो यहाँ पे एक और जो हमारा ऑप्शन है ई, दैट इज ट्रू, यानी कि नो एरर, कोई एरर नहीं है इस सेंटेंस में। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम हर तरीके के सेंटेंस में एरर ढूंढ लेते हैं, जो हमारी गलती होती है, तो यहाँ पे ऐसी गलती नहीं करनी है। 5 नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग चलेंगे। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू ओपन पेज 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, अगर आपको किसी को बोलना है ये वाला पेज ओपन करो तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ओपन एट पेज नंबर 10, राइट, ओपन एट पेज नंबर 10, तो एट पेज नंबर 10 यहाँ पे होना चाहिए, जो कि नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द शी कुड नॉट येट अक्लीमेटाइज हरसेल्फ। अक्लीमेटाइज करना यानी क्या होता है, एडजस्ट करना, अडेप्ट करना, तो उसने अपने आप को अभी तक अडेप्ट नहीं करा है इन द स्ट्रेंज कंडीशन ऑफ दिस हाउस। इस हाउस के स्ट्रेंज जो कंडीशन है, अपोजिट जो कंडीशन है, वियर्ड या ऑकवर्ड या ऑड जो कंडीशंस है, जो अजीब सी जो स्थितियां हैं इस घर की, उसके साथ उसने अपने आप को अक्लीमेटाइज नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई अभी तक, शी कुड नॉट, वो कर नहीं सकी, राइट। अक्लीमेटाइज के साथ जो है वो हमेशा टू आता है, क्योंकि ये साथ में टीवी भी है, तो अपना ऑब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशन अगर लेगा तो कौन सा लेगा, टू लेगा, बस ये फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। लेकिन जब हमारा कोई वर्ब टीवी होता है तो टीवी के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, अगर वो प्रेपोजिशन भी लेता है तो वो बाद में लेगा, पहले अपना ये लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। अब यहाँ पे इसके साथ टू होना चाहिए तो टू आ जाएगा, कोई भी प्रेपोजिशन होता, राइट। ही प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम, समझ में आया, उसने अपने आप को बचाया, किससे, फ्रॉम वाटर या फ्रॉम फायर, तो ही प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम, क्लियर। तो हिमसेल्फ इसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, फिर प्रेपोजिशन आएगा। अगर प्रेपोजिशन आना होता है तो वो तब आता है, आफ्टर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इसी के साथ, भारत आस्क्ड हिम दैट व्हिच was the way to post office। भारत ने उससे पूछा कौन सा रास्ता जाता है यहाँ से पोस्ट ऑफिस के लिए, तो हमें पता है आस्क्ड के बाद वैसे तो ये हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट फिर वर्ब, फिर ये इसका ऑब्जेक्ट, और फिर हमारा नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट क्लॉज क्योंकि WH से स्टार्ट हो रहा है तो WH वाले में कोई कनेक्टर नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे दैट, इफ, टू जो भी आएगा वो रॉन्ग होगा, WH के पहले ऐसे वर्ड्स नहीं आते। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है,
अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ये रहा। नेक्स्ट, आप लोग ट्राई करिए हर क्वेश्चन को हर तरीके से आप समझ के आंसर बताने की कोशिश करें। सिंस इट वॉज हिज फर्स्ट इलेक्शन कैंपेन, क्योंकि ये उसका पहला इलेक्शन कैंपेन था, द कैंडिडेट वॉज कंफ्यूज। तो यहाँ पे समझ में आ गया हिज किसके लिए आया है, हिज है द कैंडिडेट के लिए। कैंडिडेट कैसा था, कंफ्यूज था। नन कुड क्लियरली अंडरस्टैंड, नन मतलब सब्जेक्ट है ये, नन लोगों की बात हो रही है। नन कुड रियली अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ पाया। ईदर द प्रिंसिपल ही स्टूड फॉर, क्या उसके जो प्रिंसिपल्स थे उसके लिए, या फिर द बेनिफिट ही प्रॉमिस, या फिर जो फायदे उसने वायदे किए थे। जैसे कि लोग करते हैं, जो नेता रहते हैं वो क्या करते हैं, हम रोड्स बनवा देंगे, हम कैमरास लगवा देंगे। अभी जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन कैंपेन्स हो रहे हैं, वहां हमारे यहाँ जो पैम्पलेट्स आ रहे हैं उसमें ये पार्क में बहुत सारी लाइट्स लग जाएंगी, ऐसे करके। तो मतलब जो लगी हुई है उसके अलावा भी बहुत सारी लगवा देंगे, कैमरास लगवा देंगे, एक्सरसाइज के लिए बहुत सारी चीज लगवा देंगे, रोड्स और अच्छी करवा देंगे, ऐसे करके गार्ड्स लगवा देंगे। तो ये सारे प्रॉमिसेस दे मेड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिंस इट वाज हिज फर्स्ट इलेक्शन कैंपेन, कैंडिडेट वाज कंफ्यूज। तो सिंगल है इसलिए हिज आया, इसलिए कैंडिडेट आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नन कुड क्लियरली अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ पा रहा था। ईदर द प्रिंसिपल ही स्टूड फॉर, जो प्रिंसिपल्स थे, जो सिद्धांत थे, जो उसके उसूल थे, उसको कोई नहीं समझ पे आया। नॉर और द बेनिफिट्स ही प्रॉमिस्ड। ठीक है, तो अब नेगेटिव सेंटेंस है ये, देखो गाइस थोड़ा सा इसमें ये लग रहा है क्योंकि वो उसका पहला कैंपेन था, लोग कंफ्यूज थे। क्योंकि उसका पहला कैंपेन था, वो कंफ्यूज था। नन कुड क्लियरली अंडरस्टैंड, कोई कुछ समझ में नहीं आया, या तो उसके प्रिंसिपल जिसके लिए वो खड़ा हुआ था, या फिर बेनिफिट्स ही प्रॉमिस। तो इसमें ये जो पार्ट है ना हमारा लास्ट वाला सी वाला, इसमें अगर हम लोग नीदर कर दे, देखो कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, यहाँ पे ना नया कोई उसको समझ नहीं पा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। none could clearly understand, neither the principle he stood for, ना तो उसके प्रिंसिपल्स और ना ही वो बेनिफिट्स जो उसने प्रोवाइड करवाए। तो यहाँ पे बस नॉन कर देंगे तो जाके ये इसको पूरा समझ में आएगा, अदरवाइज ये अनक्लियर सा सेंटेंस रहेगा। अगले वाले में चलेंगे, द पेरेंट्स स्कोल्डेड द चाइल्ड, पेरेंट्स ने चाइल्ड को स्कोल्ड किया, रिबुक किया, रेप्रीमेंट किया, डांटा। फॉर हैविंग ब्रोक द विंडो, विंडो तोड़ देने के लिए। बट देयर वर्ड्स फेल नो डेफ ईयर्स, पर उनके वर्ड्स का उसके डेफ ईयर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब उसने कोई अटेंशन उस पर पे नहीं करी। अब हैव आपने सुना है, हैव का एक फॉर्म होता है हैज, सिंगुलर फॉर्म होता है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो होता है हैड, और फोर्थ फॉर्म होता है हैविंग। कुल मिला के ये जितनी भी शक्लें हैं हैव की है। हैव की एक तारीफ की बात यह है कि इसके साथ अगर वर्ब आता है तो वो कौन सा आता है, हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ पे ब्रोक दिया है तो ब्रेक इज द फर्स्ट फॉर्म, ब्रोक इज द सेकेंड फॉर्म, ब्रोकन इज द थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हैविंग के बाद क्या आना चाहिए, हैविंग ब्रोकन, ब्रोकन विंडो को ब्रोकन करने के कारण। फॉर लिखा हुआ, पर्पस बता रहा है किस लिए डांट पड़ी उसको, उसने खिड़की का ब्रोकन, खिड़की तोड़ दिया था उसने, है ना, इसलिए उसको डांट पड़ी। तो फॉर हैविंग ब्रोकन आएगा, हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। 10 में चलेंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सुबह हम लोग बात कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, यूएसए की, कि आर्टिकल लेता है ये अपने साथ द, और ये क्या होता है, बहुत सारे से बना है मिलकर, इसलिए इसके साथ आर्टिकल द लगता है, इंडिया के साथ नहीं लगता है। पर ये सब्जेक्ट अपने साथ सिंगुलर ही लेता है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल तो ये हमेशा द लेगा, आर्टिकल लेगा और द लेगा, और वर्ब जो है इसके साथ हैव की जगह क्या आएगा, हैज होगा, क्योंकि एक ही कंट्री है या एक यूनिटी बन के बनी हुई है इसलिए। नेक्स्ट में, द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर वॉज। समझ में आ गया गलती क्या है, एक तरफ हमारा सब्जेक्ट में कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर हैं, और दोनों एंड से जुड़े हुए, यानी अलग अलग बहुत सारे लोग हो गए। तो वॉज की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से करने लायक है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम तब होगी जब हम शब्दों में उलझ जाएंगे और मेन जो हमारा ग्रामर का कंसेप्ट है उसको हम भूल जाए, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। Knowledge of regional language is necessary for bank officers because they are to understand what their customers say. Knowledge of
रीजनल लैंग्वेज, यही हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि आगे ऑफ आ गया है तो नॉलेज के अकॉर्डिंग इज आ गया। नॉलेज नेसेसरी है किसका, रीजनल लैंग्वेज का, जो भी लोकल लैंग्वेज है जहां पे भी आप रहते हैं वहां का लोकल लैंग्वेज को जानना बहुत जरूरी है बैंक ऑफिसर्स के लिए, बिकॉज क्योंकि दे आर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उनको समझना होता है व्हाट देयर कस्टमर्स से, कि उनके कस्टमर्स क्या कह रहे हैं, ये उनको समझना होता है, इसलिए उनको लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है। अब देखिए, आई एम टू बाय अ हाउस, इसका मतलब क्या हुआ, आई एम टू, ये मेरा प्लान है, मुझे एक हाउस खरीदना है, ये मेरा प्लान है, लेकिन मुझे लिख दिया मैंने आई हैव टू बाय अ हाउस, सेम सेंटेंस, बस मैंने एम टू की जगह हैव टू लगा दिया। यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा, हैव टू होता है कंपल्शन, मुझे ऐसा करना है, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, बिकॉज दे हैव टू, ये उनका प्लान नहीं होता है, उन्हें समझना है अपने कस्टमर को, ये उनका प्लान नहीं है, ये उनका काम है, उनको करना ही है, तो दे हैव टू अंडरस्टैंड, उन्हें ये काम करना ही होता है, इसलिए यहाँ पे एम टू नहीं आएगा, जो कि अपनी भविष्य की बातें बताने के लिए, अपनी योजनाएं, अपनी प्लानिंग्स बताने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है, वहां पे इसका इस्तेमाल नहीं होगा। हैव टू आएगा क्योंकि प्लूरल आएगा दे के साथ, तो दे हैव टू होगा, जो कि यहाँ पे इसका पर्पस नहीं बताना है उनको, यहाँ पे कंपल्सन बताना है, क्योंकि उनको ऐसा करना पड़ता है, राइट। चलिए 12 इज डन, 13 पे चल रहे हैं। With a view to help the third world countries, the IMF and the World Bank keep sending their experts to different regions of the world. देखो लैंग्वेज देखो, केवल लैंग्वेज देखोगे तो टफ लगेगा, सीधे से ग्रामर पे चलो। With a view to prepositional phrase है, with a view to अगर आपको याद हो मैंने बताया है आप लोगों को, with a view to के बाद हमेशा जीरंड आता है, क्या आता है, जीरंड आता है, ठीक है, जैसे अकस्टम टू के बाद जीरंड आता है, तो उसी तरीके से विद अ व्यू टू के बाद भी जीरंड आता है, तो हेल्प की जगह हम लोगों को क्या लगाना है, बस हेल्पिंग कर देंगे, और क्या आईएनजी लग जाएगा, वही तो होता है, फर्स्ट में आईएनजी लगाओ जीरंड बनाओ, तो जीरंड बना दो, बस इतना सा करना है। तो राइट आंसर ए है, पर क्योंकि हम इसके शब्दों में उलझ गए और हम अलग हो गए एक्चुअलिटी से, तो एक्चुअलिटी से अलग ना हो, लैंग्वेज हमें टफ मिल सकेगी। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं 14 पे। माई बॉडी हैज लॉन्ग सिंस एग्जॉस्टेड ऑल इट्स एनर्जी बट इट वेंट ऑन रनिंग जस्ट द सेम। अगेन फिर से आप उलझ जाएंगे, क्वेश्चंस पे उलझिए लेकिन आंसर ट्राई करिए, आप ही बताएंगे। गाइज देखिए यहाँ पे हमने 13 क्वेश्चंस कर लिए, 14 पे आ गए हैं, 25 क्वेश्चंस हैं टोटल, यानी कि आपको अभी 12 क्वेश्चंस और करने हैं। इतने में कितने मार्क्स आए, एक तो ये याद रखिएगा, और दूसरी बात अगर आपने सेशन को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, क्वेश्चंस आ रहे हैं तो एक बार थम्स अप जरूर करिए। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, आगे देखते हैं ये आपको आया है क्या। देखिए गाइस, माई बॉडी हैज लॉन्ग सिंस एग्जॉस्टेड, एक मिनट इसको एक बार हटा देते हैं। माई बॉडी हैज एग्जॉस्टेड ऑल इट्स एनर्जी, समझ में आ रहा है, मेरी बॉडी ने एग्जॉस्ट कर लिया अपनी सारी एनर्जी, पर अब आगे बढ़ने से पहले सिंस को देख लेते हैं। सिंस होता ही है, सिंस लॉन्ग बोलते हैं, लॉन्ग सिंस भी बोला जाता है, लंबे समय को एम्फेसाइज करने के लिए, यहाँ पे टाइम को एम्फेसाइज किया जा रहा है, इसलिए लॉन्ग सिंस बोल दिया, गलत नहीं है, ठीक है। सिंस लॉन्ग होता तो सीधे सीधे हमें समझ में आता, वो भी गलत नहीं होता। माई बॉडी हैज एग्जॉस्टेड ऑल इट्स एनर्जी सिंस लॉन्ग, ये भी हो सकता था, बट ये सही है, गलत नहीं है। बट अब यहाँ पे आ रहा है बट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन, और कॉन्ट्राडिक्शन है। माई बॉडी हैज, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे पास्ट टेंस, ये गलत होगा। अगर हम प्रेजेंट कर दे तो इट के साथ गोज लगेगा, बट इट गोज ऑन, कोई काम है जो अभी भी ऑन आ गया, इसका मतलब क्या, अभी भी चल रहा है, कीप ऑन गोइंग, राइट। तो ऐसे गोज ऑन रनिंग जस्ट द सेम, पर अभी भी द सेम, उतनी ही सेम चल रही है, बट इट गोज ऑन रनिंग जस्ट द सेम, पर ये चलती रहती है उतनी ही सेम। तो प्रेजेंट टेंस के साथ प्रेजेंट टेंस को करेंगे, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा आपको क्वेश्चन, लेकिन गलत नहीं है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ हम लोग इसको प्रेजेंट करेंगे। पहले पार्ट में अगर हमें टेक्निकली कोई गलती नहीं नजर आती तो हम गलती निकालते हैं सेकंड पार्ट में। पहले पार्ट में ऐसा मत सोचना यहाँ पे वेंट क्यों कर था तो यहाँ पे पास्ट क्यों नहीं कर दिया, इसलिए बताया मैंने, ठीक है। 14 इज डन, 15 पे अब हम लोग चलेंगे। माई ऑब्जर्वेशन इज दैट, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि बिटवीन विवेक एंड शशि, विवेक और शशि में से विवेक इज द मोस्ट इंटेलिजेंट,
दो की बात हो रही है, दो में तुलना हो रही है, उन दो में से किसी एक को बहुत ज्यादा अच्छा बताया जा रहा है। जब ऐसा होता है तो हमें क्या करना होता है, मोर लगाना होता है। मोर इंटेलिजेंट, विवेक इज मोर इंटेलिजेंट। अगर द टू की बात करते हैं ना तो द मोर लगा दिया जाता, पर द मोर की यहां पे जरूरत नहीं है। चलिए, द हेडमास्टर सेड दैट सचिन वॉज केपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क। हेडमास्टर ने कहा कि सचिन जो है वो केपेबल है, योग्य है, क्षमता है उसमें क्या करने की, मोर बेटर वर्क, काम बहुत अच्छा कर सकता, और अच्छा कर सकता। देखो गाइस, बेटर यानी बेहतर, और मोर बेटर यानी और ज्यादा बेहतर कर सकता है। पर हमें क्योंकि पता है दो कंपैरिजन एक साथ नहीं आ सकते तो इसको तो हम काटेंगे, लेकिन और ज्यादा बेहतर बोलने के लिए क्या करेंगे, ध्यान रखिए पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में मच का यूज किया जाता है अगर डिग्री के साथ यूज करना है। जैसे मच पॉजिटिव, मच इंटेलिजेंट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं वहां पे। तो मच बेटर हम लोग यहाँ पे कर देंगे, और ज्यादा बेहतर अगर बोलना है या तो बेटर कर दो, या फिर अगर हमें सेंस यही रखना और ज्यादा बेहतर तो मच बेटर हम लोग कर सकते हैं कि मच बेटर और ज्यादा अच्छा वो कर सकता है। तो सी पार्ट में यहाँ पे एरर है, मोर हटा देंगे, या तो मच लगा देंगे या फिर बिना मच के रहने देंगे। नेक्स्ट, द हाउस ओनर्स फॉरगेट that even so simple a matter as cleaning and maintaining a lawn affects ecology and should not be neglected. The house owners, house मकान मालिक जो होते हैं वो भूल जाते हैं। समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है, सॉरी वर्ब भी प्लूरल है। वर्ब में ऐसी है यस लगा के उसको प्लूरल बनाया जाता है, सिंगुलर बनाया जाता है, और यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। तो द हाउस ओनर फॉरगेट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। क्या भूल जाते हैं कि इवन सो सिंपल अ मैटर, चाहे कितना भी सिंपल मैटर हो, एज क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग अ लॉन, जैसे कि क्लीन करना और मेंटेन करना, लॉन अफेक्ट्स करता है, अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। वर्ब सही है, ये इफेक्ट वाला नहीं क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अफेक्ट यानी क्या होता है, वर्ब एज अ वर्ब, प्रभाव डालना। तो प्रभाव डालता है, किस पर डालता है, इकोलॉजी पर। व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। तो किस पे असर डालता है, स्टडी ऑफ एनवायरमेंट पे असर डालता है, एंड शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, और इसलिए उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। पैसिव हो गया क्योंकि सब्जेक्ट जो हमारा एक्टिव नहीं है यहाँ पर। अब देखो, इकोलॉजी वर्ड जो है अफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, असर डालता है, किस पे, इकोलॉजी पे। इकोलॉजी तो स्टडी ऑफ एनवायरमेंट होती है, स्टडी पे क्या इफेक्ट होगा, नहीं, ये इफेक्ट किस पे होगा, एनवायरमेंट पे होगा। यहाँ पे नाउन जो है वो गलत यूज हुआ है, इकोलॉजी की जगह आप एनवायरमेंट देखेंगे। देखिए कैसा क्वेश्चन है, ग्रामर में आप बिल्कुल नहीं उलझेंगे, लेकिन इकोलॉजी की जगह एनवायरमेंट का यूज होगा। 18, while luminaries of the dance world have no dearth of opportunities to display its art, upcoming dancers suffer from an unfortunate lack of exposure. Language wise stuff है, definitely है, लेकिन ग्रामर के कंसेप्ट को पकड़ो। देखो, while luminaries of the dance की जो luminaries हैं, भव्यता है, world, luminaries of the dance world have, luminaries हमारा सब्जेक्ट है, have इसका वर्ब हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ओके। नो डर्थ, कोई कमी नहीं है, ऑफ अपॉर्चुनिटीज के अवसर की कोई कमी नहीं, टू डिस्प्ले, शो करने की, क्या, आर्ट को, इसके आर्ट को। अब ये इट्स किसके लिए आए, इट्स हमारा सिंगुलर का पॉजेसिव है ना, सिंगुलर का है, पर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो इट्स को काट देंगे, हमें इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, इट्स का प्लूरल क्या होता है, पॉजेसिव, देयर होता है, चाहे थिंग हो, चाहे पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, देयर लिखेंगे उसके लिए। तो देयर यहाँ पे आ जाएगा, डिस्प्ले देयर आर्ट, ओके। ध्यान रखिए, ग्रामर है ये बहुत आसान, बस हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट में नहीं पढ़ पाते पूरा। आइए, नो वन इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज अजय इज। अब देखिएगा, आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट, या इंटेलिजेंट तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एज क्लेवर, एज की जगह सो भी लिख सकते हैं वैसे, सो क्लेवर एज अजय, राइट। मैं उतनी क्लेवर नहीं हूं जितना कि अजय। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है आई का अजय से, ओके।
अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सही है ये सेंटेंस, पर चाहे तो यहाँ पर इज लगा सकते हैं, और ये ब्रैकेट में चाहे तो लगा दो चाहे तो हटा दो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये कब हो सकता है, जब सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है, तभी ये चीज का एप्लीकेबल होती है। तो ये इस तब सही होता है जब ये सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो नो वन है, नो वन इन द क्लास, क्लास में कोई भी नहीं, इज एज इंटेलिजेंट, एज होना चाहिए था ना, ये एन लिखा हुआ है, एज होगा यहाँ पे, एज इंटेलिजेंट एज अजय, उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि अजय। अब यहाँ पे बेटा जी देखो, इज हमारा आ गया, उसके बाद आ रही है ये चीज, ठीक है, कोई भी हमारे क्लास में उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि अजय, यहाँ पे इज का यूज नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ठीक है। नो वन इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज अजय इज, हाँ, तो यहाँ पे इसका यूज नहीं होगा। चलिए अगले वाले में चलते हैं। वी वॉन्टेड टू परचेज समथिंग, हम कुछ खरीदना चाहते थे, बट ऑल द 3 स्टोर्स इन दैट एरिया वर क्लोज्ड ऑन दैट डे। हम कुछ खरीदना चाहते थे पर ऑल द 3 स्टोर्स, पर सारे के सारे जो 3 दुकानें थी इन दैट एरिया की जगह इन द एरिया लिखेंगे क्योंकि स्पेसिफिक हो गया है, तो स्पेसिफिक आएगा, एडजेक्टिव डिटर्मिनर आएगा, वर क्लोज्ड ऑन दैट डे, उस दिन उस एरिया के तो द लिखेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया के, द एरिया वर क्लोज्ड ऑन दैट डे। आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस लेटर फॉर द लास्ट 1 hour, मैं कोशिश कर रही हूँ फिनिश करने का इस लेटर को पिछले 1 घंटे से समय दिया हुआ है, फॉर लगा हुआ है, ये फॉर लगा हुआ है और ये समय दिया हुआ है, इससे समझ में आया। आगे पढ़ लेती हूँ। आई विश यू वुड गो अवे और स्टॉप डिस्टर्बिंग मी, आई विश, काश तुम यहाँ से चले जाते या मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, मैं 1 घंटे से कोशिश कर रही हूँ पर ये नहीं हो रहा है क्योंकि तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, ये कहना चाह रहा है ये पूरा सेंटेंस। तो एम की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि फॉर दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पे इशारा है, परफेक्ट टेंस आना चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या लगाएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो एम ट्राइंग की जगह क्या हो जाएगा, आई हैव बीन ट्राइंग तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आई हैव बीन लगा देंगे, सही हो जाएगा। ए पार्ट में इसमें गड़बड़ है। 21 क्वेश्चन इज डन। 22 पे हम आ गए हैं। 21 क्वेश्चंस आर डन एक्चुअली, और लास्ट 3 क्वेश्चंस बचे हैं, जल्दी से आजमाइए अपनी किस्मत को, देखते हैं कितना आप लोग सही कर पाते हैं। द टीचर प्रॉमिस्ड दैट, टीचर ने प्रॉमिस किया कि he will explain it, वो एक्सप्लेन कर देगा, if they came before school the following day, अगर वो अगले दिन the following day आते हैं तो वो कंप्लीट कर देगा, ठीक है, तो वो करवा देंगे, एक्सप्लेन करवा देंगे। यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है और इफ वाले में यहाँ पे विल एक्सप्लेन दिया हुआ है, राइट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, विल एक्सप्लेन दिया हुआ है, ही विल एक्सप्लेन, वो कर देंगे। इफ दे केम, तो यहाँ पे विल एक्सप्लेन है, इफ के साथ क्या लगेगा, इफ के साथ केम नहीं लगेगा, कम लगेगा, अगले दिन जब वो आते हैं तब वो एक्सप्लेन कर देंगे, ये बोला जा रहा है, तो केम लग जाएगा, कम लग जाएगा। अगले वाले में चलेंगे। When I call up him yesterday, जब मैंने उसको कॉल किया yesterday, कल किया था, कॉल अप करना फोन करने के लिए कहा जाता है, जब मैंने उसको कॉल किया yesterday, he was busy writing a book, वो बुक लिख रहा था। याद करिए ऐसे वाला सेंटेंस है, when आता है, when में कौन सा फ्रेज आता है, या तो प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल आता है। यहाँ पे yesterday दिया हुआ है, कॉल अप की जगह क्या आ जाएगा, पास्ट सिंपल लगा देंगे, कॉल्ड अप का यूज कर लेंगे यहाँ पे, called up। When I called him up yesterday, इस तरीके से लिखा जा सकता था, called him up, या फिर called up भी ठीक है, क्लोज होता है, मतलब फ्रेजल वर्ब होता है ये कॉल करने का। 24, the little boy knows, लिटिल बॉय को पता है हाउ टू स्टार्ट द engine, इस engine को कैसे स्टार्ट करना है। नो जो है अपने साथ दैट क्लॉज की जगह व्हाट क्लॉज ले लेता है, क्या पता है, हाउ टू स्टार्ट द engine, कैसे स्टार्ट करना है engine को, दैट जरूरी नहीं है इसके साथ आना, और वैसे भी WH आ रहा है तो दैट नहीं आएगा। बट डज नॉट नोज, पर उसे नहीं पता है टू स्टॉप इट, इसको स्टॉप करने का, समझ में आया। तो 2 चीजें गलती हैं, डज के साथ एक तो वर्ब थर्ड आता है, नहीं है, वर्ब फर्स्ट आता है बिना एस या एस के, तो एक डज नॉट नो, हाउ भी लगेगा, बिना हाउ के नहीं आएगा, हाउ टू स्टॉप इट, ये पूरा होगा, हाउ टू स्टॉप इट,
WH क्वेश्चन आता ही है यहाँ पे, ठीक है, बिना के अगर लिख दिया तो गलत हो जाता है। आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो हाउ टू डू, आई डोंट नो व्हेन टू गो, आई डोंट नो वेयर टू गो, आई डोंट नो व्हाट टू से, WH आता ही आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25 आज का। In the legend of churning the ocean of the universe, we are told that one of the objects which come to the surface was poison. क्वेश्चन अच्छा वाला, लैंग्वेज अच्छी वाली, हम लैंग्वेज में उलझ जाएंगे लेकिन हमें बहुत आसानी से दिखाई देगा अगर हमारे दिमाग में ग्रामर फिट है, जैसा कि आप सबने करवा दिया। देखो जैसे ही आपको दिखा वन ऑफ द आया है तो वन ऑफ द नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल। आपने कैसा देख रखा है यहाँ पे, सिंगुलर। अरे सिंगुलर तो गलत है, यहाँ तो प्लूरल होता है, चाहे दुनिया इधर इधर हो जाए हमें कैसा लगाना है, प्लूरल, ठीक है। वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच कम्स, ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, पास्ट की बात चल रही है क्या, तो केम आ जाएगा, ठीक है। विच केम टू द सर्फेस वॉज पॉइजन, समझ में आया, पास्ट है इसलिए केम कर दिया, तो फिर यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं रहा, पर अगर प्रेजेंट होता तो आता, क्योंकि यहाँ पे देखो पास्ट है, वी आर टोल्ड, नहीं प्रेजेंट ही है, विच कम्स ही आएगा, वी आर टोल्ड, हमें कहा जाता दैट द सर्फेस वॉज पॉइजन, ठीक है, विच कम्स टू द सर्फेस, ओके। चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो 25 क्वेश्चंस का सफर है ये खत्म होता है। मेंस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आज हमने किए हैं और बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट्स के साथ किए हैं, तो इसी के साथ हमारा सेशन जो 25 क्वेश्चंस का था यहाँ खत्म होता है। एंड आई रियली एक्सपेक्ट कि आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आप लोगों ने सेशन को सॉल्व किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड प्लीज 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 सारे सेशंस देखा करिए, क्योंकि मेंस के लिए जितने भी जरूरी सेशंस है वो हम लोग सब लेके आ रहे हैं। इसी के साथ मिलेंगे एक और सेशन में कल सुबह, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।